हेलो स्टूडेंट्स, एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत चल रही थी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी किस टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, हम कितने टाइप के ब्रेवे के अनुसार लेटिस ले सकते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, परमिटिव सेल क्या होती है। आज बेसिक हम स्टडी करते हैं सिंपल क्यूबिक की, जिसको आप एससी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बीसीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एफसीसी से और एक एससीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन चारों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है सिंपल क्यूबिक की, किस तरीके की बीसीसी की होती है, किस तरीके की एफसीसी की होती है, एचसीपी उसके बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसकी स्टडी करने से पहले अज्यूम कीजिए आप लोग किसी भी एक रूम को लीजिए। ठीक है, उस रूम को आप इस तरीके का रूम लीजिए जिसकी हाइट, विड्थ और लेंथ सब कैसी हो, इक्वल हो, यानी वो क्यूब्स की तरह बिहेव करे, एक क्यूब की तरह बिहेव करे। और सिंपल क्यूबिक उसके कब होगा वो, जब उस रूम के कॉर्नर के ऊपर क्या रखे हो, एटम्स रखे हो। केवल किसके ऊपर रखे हो, कॉर्नर के ऊपर। यानी कुछ इस तरीके से मैं ले सकता हूं, मेरे पास ये कोई एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो केवल कहां पे रखे होंगे एटम, इन कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी। तो इस केस में ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अब हम सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या क्या सीखेंगे कि इसकी समनव्य संख्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में इसका जालक नियतांक क्या होता है, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन क्या होता है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल क्यूबिक होता क्या है। सिंपल क्यूबिक का मतलब जो भी कॉर्नर है उन कॉर्नर के ऊपर क्या रखे हो, एटम रखे हो, इनके अंदर कोई भी एटम नहीं रखा हो, तो उस केस में किसका काम करेगा, सिंपल क्यूबिक का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद में समनव्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक एटम है, इसके नजदीक और कितने एटम पड़े हैं उसको हम क्या बोलेंगे, समनव्य संख्या बोलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, स्ट्रक्चर किस तरीके का मतलब ये एटम्स जो यहाँ कॉर्नर पे एटम्स पड़े ये एक दूसरे को टच करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एनिमेशन देखते हैं। देखना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन को। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक है, सभी कॉर्नर के ऊपर क्या होंगे, एटम रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सारे के सारे एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखिए अब हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, काट रहे हैं। एक हमें क्या बनाना है, केवल क्यूब बनाना है, तो हम लोगों ने क्या किया, काट दिया। देखिए अब किस तरीके के स्ट्रक्चर अपने पास में बन के आई है, वो स्ट्रक्चर देखिए। थोड़ा सा आप विजुलाइज कर सकते हो मेरे हिसाब से। ये सारे के सारे एटम है वो किस तरीके से अटैच है, इस चीज को देख सकते हो आप लोग। और आप देखोगे ये सारे के सारे एटम है, ये मिलके केवल क्या बना रहे हैं, एक एटम बना रहे हैं। इसका मतलब वन पार्टिकल क्या है, पर यूनिट सेल में है। थोड़ा सा और डायग्राम बनाते हैं इसका बड़ा सा, ये चेक करना चाह रहे हैं कि समन्वय संख्या कितनी है, कि एक एटम के सबसे नजदीक कितने एटम है। जो लाइट हो रही है जिन एटम्स के अंदर, वो एटम्स आप लोग फोकस करो, किसी एटम के आसपास कितने एटम है। ठीक है, ये स्पेसिंग है कि कितनी स्पेसिंग बचती है। ये हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाई, वापस से हम लोगों ने कट किया कुछ इस तरीके से। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये इसमें से हम लोगों ने एक क्यूब काट लिया, अब अपने पास में क्या, ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। बात क्लियर हो रही है। पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स की बातचीत चल रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे कोई हमारे पास में स्ट्रक्चर आएगी। शायद तक इस क्लिप से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों की थोड़ी सी 3D पिक्चर बन जाएगी। यहाँ पे हम पेपर पे वर्क करेंगे, उससे आप लोगों की 3D पिक्चर नहीं बन पाएगी। जैसे हम लोग इस क्लिप को देखेंगे आप लोग थोड़ी सी 3D पिक्चर बना सकते हो। तो क्या है 3D पिक्चर, एटम्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए। पहले ये एटम रखे गए,
ये सभी एक दूसरे को टच करते हैं, ये वाले भी टच करते हैं, फिर इनके ऊपर भी क्या रखे जा रहे हैं, एटम्स रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग इनको काट के कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो एटम्स है, ये एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को टच कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे को टच करेंगे, इधर वाले भी टच करेंगे और ये इधर वाले भी टच करेंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे और बीच में क्या बच जाएगा, स्पेस बच जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से नीचे वाले टच करेंगे कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से ये टच करेंगे। बात क्लियर हो रही होगी। ठीक इसी प्रकार से ये वाले टच करेंगे इधर से और ये वाले इधर से टच करेंगे और ये बात क्लियर हो रही होगी। अब देखो, हम ये कह रहे हैं कि ये कोई दो पॉइंट, ये वाले, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी, ए, ये डिस्टेंस ए ले लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये दो एटम है, ये वास्तव में पॉइंट नहीं है यहाँ पे, और ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी, ए, हम ये मान ले कि सपोज एक एटम की रेडियस कितनी, आर, तो ये दो एटम हो गए ना, एक ये वाला, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वस टू 2r। तो मेरे पास r इक्वस टू कितना आ जाएगा, a/2। पहली चीज तो ये, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में हम लोग बात करें कि वॉल्यूम कितना होगा, इससे यूनिट सेल का कौन से का, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई, उसका कितना होगा, क्यूब है, सभी जो डायमेंशन है वो क्या है, ए है, तो वी कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं परमाणु की संख्या की। उस क्लिप में हम लोगों ने देखा एक परमाणु का कंट्रीब्यूशन आ रहा था, और वैसे समझ के देखें तो यहाँ पर क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे कितने एटम है, सॉरी टोटल कॉर्नर कितने, 8, और प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम है, तो टोटल एटम कितने हो गए, 8। पहली चीज तो ये। और एक एटम एक में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 कर रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को समझा था। तो टोटल हमारे पास में कितने एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा, एक एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा। हम जानते हैं कि एटम है उसकी जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल, गोलाकार है। तो उस केस में उसका जो भी आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक एटम है कंट्रीब्यूशन, तो टोटल जो एटम्स है उन सभी एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं समनव्य संख्या की, कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कोई भी एक एटम पकड़ो यहाँ से इस वाले डायग्राम में, और इस एटम के पास में और कितने एटम हो सकते हैं, तो उन एटम्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अब हम बात करें यहाँ पे कि सर यहाँ से तो कैसे पता चलेगा ये वाला एटम है, इसके पास में ये है, इसके पास में ये है, पर ये तो किसी एक क्रिस्टल का छोटा सा हिस्सा है। एक हम लोगों ने क्या ली, यूनिट सेल ली। ऐसी खूब सारी यूनिट सेल मिलकर क्या बनाएंगी, क्रिस्टल बनाएंगी। तो हम बड़ा सा स्ट्रक्चर लें और हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें, बड़ा सा स्ट्रक्चर लें, और उस केस में हम लोग बात करें तो हमारे पास में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं। आपने थोड़ी देर पहले एक क्लिप देखी होगी, उसमें आप लोग आसानी से उस चीज को समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 आएंगे। ठीक है, मैं वापस से उस क्लिप को शो करता हूं आप लोगों के पास। देखो ये है अपने पास में, ये हम लोगों ने क्या एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाई। देखो ये कॉर्नर है, इनके ऊपर भी एटम्स है। हम लोगों ने यहाँ पे टच नहीं कर रखी, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये हम लोगों ने क्या किया, एक एटम लिया। ठीक है, इसमें कितने क्यूब है, एक तो ये वाला क्यूब हो गया, एक जस्ट इसके पीछे का क्यूब हो गया, जस्ट 2 नीचे क्यूब है, और इधर 4 क्यूब हो रहे। टोटल कितने क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए। हमने किसी भी क्यूब का एक एटम पकड़ लिया। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा, ये कॉर्नर वाला एटम पकड़ा। तो इस कॉर्नर वाले एटम के पास एक तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ये वाला इसके पास में है, एक ये वाला इसके पास में, एक ये वाला पास में, एक जस्ट इसके नीचे का, एक जस्ट इसके ऊपर का एटम है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये कितना हो जाएगा, 6। टोटल हमारे पास में कंट्रीब्यूशन कितने का आएगा, 6 एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस में समनव्य संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। अब इसके बाद में देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक बोलते हैं हिंदी में इसको, संकुलन गुणांक। क्या होता है संकुलन गुणांक, कि यहां पर हम संकुलन गुणांक को डिफाइन करते हैं कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, किससे डिफाइन करते हैं, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है,
एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन बटा एकक कोष्टिका का आयतन किस से रिप्रेजेंट करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। पीएफ का मतलब पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन गुणांक। अब एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन कितना? एक परमाणु, तो एक परमाणु का आयतन कितना? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ठीक है, एकक कोष्टिका का आयतन कितना? V, और वो किसके इक्वल था? ए क्यूब। अब या तो आर को ए में चेंज कर दो या एक को किस में चेंज कर दो? आर में, या आर को किस में चेंज कर दो? ए में। हम जानते हैं थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा है ए किसके इक्वल? 2 आर के इक्वल। तो यहां से कितना लिखा जा सकता है? 4/3 पाई, यहां से आर क्यूब अपॉन एक को कितना लिखूं? 2r, तो 8 आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में बच जाएगा टर्म पाई/6, ठीक है, और साथ में, ठीक है, ये वाला टर्म बचेगा अपने पास में पाई/6, और इसकी कैलकुलेशन करें तो पैकिंग फ्रैक्शन का मान हमारे पास में कितना आता है? 0.52% या 0.52 ये 0.52 बोल सकता हूँ, या परसेंटेज की बात करूँ तो 52% बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अभाज्य कोष्टिका में मूलभूत सदिश। अब पहली चीज तो आपके दिमाग में ये चलनी चाहिए कि अभाज्य कोष्टिका क्या होगी। अभाज्य कोष्टिका का मतलब क्या होता है? ऐसी कोष्टिका जिसमें केवल और केवल कितने परमाणु स्थित हो? एक परमाणु स्थित हो। अब हम बात कर रहे हैं किसी सरल घनीय संरचना की, सिंपल क्यूबिक की। इसका मतलब क्या है? जो भी क्रिस्टल बना वो क्रिस्टल किससे मिलके बनेगा? सारे के सारे सिंपल क्यूब से बनेगा। यानी इस टाइप के कोई क्यूब है जिनमें केवल और केवल कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन है? एक एटम का कंट्रीब्यूशन है, उनसे मिलके बनेगा। यानी कि खूब सारे एससी मिलके क्या कराएंगे? खूब सारे सिंपल क्यूबिक मिलके क्या बनाएंगे? एक एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में मैं छोटी से छोटी सेल लूं, और वो सेल ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल और केवल एक एटम का कंट्रीब्यूशन हो। तो आप कह सकते हो कि सर यही ले लें एक सिंपल क्यूबिक में, तो क्योंकि इस वाले में भी क्या है? एक एटम का कंट्रीब्यूशन है, तो हमें कोई और देखने की जरूरत ही नहीं है। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो हम क्या लिख सकते हैं? अक्स में तो कितना लिख सकते हैं? ए वेक्टर। सपोज वाई में कितना लिख दूं? बी वेक्टर। सपोज जेड में कितना लिख दूं? सी वेक्टर। तो ए कितना आ गया? एक्स डायरेक्शन में ए आई केप, वाई डायरेक्शन में भी कितना ए ही है वो जे केप, और जेड डायरेक्शन में कितना है वो ए ही है, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? के केप लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं? एक्चुअल में हमारे पास में एक बड़ा सा क्या है? क्रिस्टल है, और उस क्रिस्टल में हम लोग ये देखते हैं छोटी से छोटी एक सेल लेते हैं, और सेल कैसी होनी चाहिए? परमिटिव होनी चाहिए। तो उस सेल को हम लोगों ने लिया, उस परमिटिव सेल को हम लोगों ने लिया, उस अभाज्य कोष्टिका को लिया। तो उस अभाज्य कोष्टिका के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट को ए से, बी से, सी से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो इस क्रिस्टल का यूनिट सेल है, एकक इकाई जो भी सेल है अपने पास में, यूनिट सेल है, वो खूब सारी यूनिट सेल मिलके ही क्या बनाती है? क्रिस्टल बनाती है। और प्रत्येक यूनिट सेल में एटम कितने रहते हैं? केवल एक एटम का कंट्रीब्यूशन रहता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये यूनिट सेल किसका काम करेगी? किसी परमिटिव सेल का, अभाज्य कोष्टिका का काम करेगी। एकक कोष्टिका किसका काम कर लेगी? परमिटिव सेल का काम कर लेगी। इसलिए मैंने एक को क्या लिखा? ए आई केप, बी को क्या लिखा? ए जे केप, सी को ए के केप। थोड़ा सा हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो, बट जैसे हम लोग आगे वाले टॉपिक में चलेंगे बीसीसी में, तो आप लोग आराम से इजीली समझ जाओगे, ठीक है। अब मुझे यदि ये बोला जाए कि अभाज्य कोष्टिका है, परमिटिव सेल, उसका आयतन कितना, हम बात करें तो ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वेक्टर है, तो उस केस में यदि हम वॉल्यूम लिखें किसी परमिटिव सेल का, तो कितना लिख सकते हैं? ए डॉट बी क्रॉस। एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जहाँ पे वेक्टर पढ़ा था, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पर कितना? ए, तो ए कितना? आई केप डॉट बी कितना? ए जे केप क्रॉस ए के केप, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा? ए आई केप डॉट जे क्रॉस के कितना? ए वापस से आई केप, तो आई डॉट आई किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर बनेगा तो कितना जाएगा? ए की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक में क्या क्या पढ़ा? एक समनव्य संख्या पढ़ी। समनव्य संख्या का मतलब क्या होता है? किसी एटम के सबसे नजदीक जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम से देखा, 3D डायग्राम से देखा, कितने हैं? 6 है, ठीक है। आप लोग
उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जालक नियतांक पढ़ा। जालक नियतांक किसके इक्वल था, A = 2R के। ऐसा इसलिए था क्योंकि सारे के सारे एटम्स वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने A = कितना पढ़ा, 2R पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका का आयतन कितना होगा, यूनिट सेल का आयतन A³ हो जाएगा। ठीक है, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। परमाणु का कुल आयतन कितना हो जाएगा, एक परमाणु है, एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ होता है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा, संकुलन गुणांक। और संकुलन गुणांक किसके बराबर होता है, 0.52 या 552% के बराबर होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य कोष्टिका के फंडामेंटल वेक्टर, अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश, वो किसके इक्वल आए, AI के, AJ के और AK के। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल वहां पे अभाज्य कोष्टिका का आयतन कितना आया, A³। खास बात यहाँ पे एकक कोष्टिका का आयतन भी कितना आया था, A³ भी आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग BCC। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होगा, देखो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैसे आप लोगों ने सबको केमिस्ट्री में स्टडी किया है, वो डिटेल में शायद 12th क्लास में पढ़ा होगा। हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, तो ये वाला अपने पास में होना क्यों भी चाहिए। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास में एक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। मैं इसका वापस से आप लोगों को एक 3D का क्लिप दिखाऊंगा, बट एक बार इसको समझिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, BCC का मतलब, बॉडी सेंटर का मतलब सभी कॉर्नर हैं, उन कॉर्नर के ऊपर तो क्या रखा जाएगा, एक एक एटम रखा जाएगा। ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, जो ये वाला एटम है, जो ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर भी क्या होगा, एक एटम होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। मान लो बीच वाला एटम है, अब इस एटम आप क्या करो, सबसे पहले बीच वाला एटम है, इस एटम के जस्ट नीचे 4 एटम लगा दो, और वो एटम कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि इस एटम को टच करे, और इसके ऊपर 4 एटम लगा दो, और वो इस तरीके से होने चाहिए कि इसको टच करे। यानी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया, मैं एक फेस दिखा रहा हूँ, उसका कुछ इस तरीके से टच करेंगे, ये हमारे पास में 4 एटम आ गए इसको टच करने वाले। खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर जो एटम है, कौन से एटम, ये वाले, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से काट के। तो मेरे पास जो यहाँ पे एटम आएगा, ये बीच वाला, ये एटम इन चारों एटम्स को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। साथ में ये चारों एटम आपस में टच नहीं करने चाहिए। ध्यान दो इस चीज का कि पिछले वाले हम सिंपल क्यूबिक में बात करें तो ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे थे, पर यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक एटम है, बीच वाला एटम, वो एटम क्या करना चाहिए, जो चारों एटम है उनको तो टच करना चाहिए, परंतु ये चारों एटम आपस में टच नहीं करने चाहिए। साइज वही मैं कितनी मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। तो आप लोगों को पूछा जाए कि यहाँ पर जो भी यूनिट सेल है, एकक कोष्टिका है, उस एकक कोष्टिका का आयतन कितना होगा, तो वही कितना होगा, A³ होगा। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद में समनव्य संख्या की, या कितने परमाणु यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो दूसरी चीज हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे एक परमाणु का आयतन कितना, 4/3 πr³। ठीक है, दूसरा ये कॉर्नर के एटम है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर, 1 का। ठीक है, और एक अंदर कंप्लीट पड़ा तो टोटल एटम कितने हो गए, 2। तो टोटल हमारे पास में जो नंबर होगा परमाणुओं का, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी BCC में कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, 2 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। अब बात करते हैं समनव्य संख्या की, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो किसी एटम के सबसे नजदीक कितने एटम पड़े हैं, तो इस बीच वाले एटम को लेके देखो आप, तो बीच वाले एटम के सबसे नजदीक एक ये है, एक ये, तो टोटल कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या लिखें, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक तो किसका वॉल्यूम हम लोगों ने अभी लिखा था, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन बटा एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन कितना, 2 परमाणु, एक परमाणु का आयतन कितना, 4/3 πr³ अपोन में एकक कोष्टिका का आयतन कितना, A³। बात समझ में आ रही है। अब देखो R और A में रिलेशन प्राप्त करना होगा। पिछले वाले केस में तो आसान काम था कि दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया था, ये टोटल A = 2R ले लिया था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी हमारे लिए क्या होगी, दुविधा होगी कि किस तरीके से हम लोग A और जालक नियतांक A और R के बीच में रिलेशन प्राप्त करें। ठीक है, तो किस तरीके से हम रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अज्यूम करना इसके अंदर कि हम क्या कर रहे हैं, एक बीच वाला एटम है, ध्यान देना इस चीज का, बीच वाला एटम है, वो बीच वाला एटम इस कॉर्नर वाले एटम को भी टच करता है,
और इस वाले एटम को भी टच करता है, इस वाले एटम को भी टच करता है, इसको भी टच करता है। पर ध्यान दें ये चारों एटम आपस में टच नहीं करते। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये वाली डिस्टेंस ले लें, आप किसकी बात करो, फेस की बात करो तो सर ये डिस्टेंस ले लें, पर ध्यान दो ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये तो आपको एक बीच का व्यू दिखा रहा था आपको इस वाले के अंदर, तो ठीक है। यहाँ पर आप क्या सोचो, एक बीच में एटम है, वो बीच में एटम इस तरीके से है कि जो भी इसके चारों तरफ एटम है, टोटल कितने 8 एटम, वो आपस में टच नहीं कर रहे, केवल और केवल किसको कर रहे हैं, बीच वाले एटम को टच कर रहे हैं। तो इस केस में कैसा होगा कि ये वाला एटम इस वाले एटम को टच करेगा, पर ये वाला एटम इस वाले एटम को टच करेगा, पर आपस में टच नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एटम है, वो एटम इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, पर ये आपस में टच नहीं करे, तो ये वाला हम काम में नहीं ले सकते, ठीक है। ये वाला एक फेस काम में नहीं ले सकते। पर ये ध्यान दो कि ये वाला एटम है, बीच वाले एटम को टच कर रहा है, और बीच वाला एटम इसको भी टच कर रहा है। मतलब इस डायगोनल पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे कौन सा डायगोनल, इस वाले लाइन से लेके ये वाले लाइन, ठीक है, इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर पे जाओ, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एटम्स की स्थिति क्या है। देखो मैं वापस से इस डायग्राम को बनाऊं, ये वाले लाइन, तो यहाँ ऐसे लाइन खींचूं, ठीक है। तो एक ऐसी स्थिति है, एक एटम तो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एक एटम यहाँ पे पूरा का पूरा, इसमें कितना भाग आ रहा है वही लिख लेता हूँ केवल, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। तो ये एक इतना सा भाग इसमें आ रहा है, ठीक है, कितना 1/4 आएगा, एक बार चलो पूरा ही बना लेता हूँ। एक कितना ये वाला भाग आ रहा है, और एक बीच में एटम है, बात समझ में आई। तो इसकी टोटल रेडियस कितनी, ये कौन सा है ध्यान देना, ये मैं पॉइंट दे देता हूँ, एक तो ए दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट बी दे देता हूँ, ये पॉइंट सी दे देता हूँ। तो ये ए और बी वाला नहीं है, ये इधर तो पॉइंट कौन सा है, ए है, और इधर पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है। ध्यान देना इस चीज का। आप लोग ये कहोगे सर ए और बी क्यों नहीं लिया, बिल्कुल ले सकते थे, परंतु दिक्कत क्या आएगी, हमारे पास जो ए एटम है वो इस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, और इस ये जो बी वाला एटम है ये भी सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, पर ए और बी आपस में टच नहीं कर रहे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आप कहोगे सर उनको तो टच कर रहे हैं ना, फिर भी समस्या ये आएगी कि यहाँ पे ये आपस में तो टच कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कंप्लीटली एक दूसरे से टचमेंट हो रहा है, कुछ स्पेस बच रहा है, ठीक है। मैं इसका 3D दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी r, ये टोटल 2r, ये कितनी r, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये टोटल कितनी हो गई 4r, ठीक है, ये 4r। अब यहाँ से ये कितनी a, और ये कितनी, यहाँ से ये a और ये a, तो ये कितनी आ जाएगी टोटल, आप लोग देखो इस वाले से, तो ये कितनी आ जाएगी, √2a आ जाएगी। तो कुल मिला के मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये पाइथागोरस पर में काम करने लग जाएगी, 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल्स टू 4r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखूँ तो कितना आएगा, ये टोटल 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 4r का होल स्क्वायर। मुझे तो r और a में रिलेशन चाहिए, तो मैं r कितना लिख सकता हूँ, r इक्वल्स टू लिखा जा सकता है √3/4a। बात समझ में आई। इस r और a के रिलेशन को मैं किस में रखूं, इस ब्रेकिंग फ्रैक्शन वाले के अंदर रखूं, ठीक है। ये वाला अपने पास में आया था pf वाला, इसमें r और a के बीच का रिलेशन रखूं, तो हमारे पास जो काट पीट के वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.68, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.68, यानी कि कितना 68%, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान देना, पिछले वाले में हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक देखा था, उस सिंपल क्यूबिक के अंदर जो हम लोगों ने देखा वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर केवल और केवल एक ही टाइप के एटम के लिए एग्जिस्ट करती है। जो भी हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें वो कौन सा एटम है, पोलोनियम एटम है। तो इस चीज का ध्यान देना कि जो सिंपल क्यूबिक है वो केवल और केवल किसके लिए बनती है, पोलोनियम के लिए बनती है, बाकी के लिए नहीं बनती। बाकी के लिए BCC, FCC या HCP या कोई और स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, इसमें अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश क्या होंगे, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक पहले 3D में देखेंगे। देखिए तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके से बनेगी। बीच में एक एटम है, उसके चारों तरफ कौन कितने एटम है, 8 एटम है। थोड़ा सा समझिए स्ट्रक्चर को, हम इसको अब केवल एक यूनिट सेल की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी अपने पास में, पॉज करके देख सकते हो आप इसको। एक एटम तो ये और एक एटम ये, कितने पार्टिकल्स आए पर यूनिट सेल, 2 पार्टिकल्स आ गए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। तो हम लोग कुछ लाइटिंग दिखा रहे हैं, तो एक एटम के आसपास में कितनी लाइटिंग आ रही है, 8 की आ रही है, ठीक है। वापस स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो बीच में स्पेस छोड़ा हुआ, ध्यान देना इस चीज का। कुछ इस तरीके से ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। वापस से हम काट लेते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, आप अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को।
वैसे आप लोग एग्जाम के हिसाब से देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, टफ नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोग इसको उस तरीके से देखो समझने के हिसाब से, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये टच नहीं है, ध्यान देना इस चीज का थोड़ा सा। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने क्लिप में देखा वो थोड़ा सा टच सा दिख रहा था, एक्चुअली वो टच नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है वो। वापस से उस क्लिप को रोक के पॉज करके देखना आप लोग, आप समझ जाओगे इस चीज को। ठीक है, इसके बारे में हमें एक चीज और पढ़नी है, एक तो अभाज्य कोष्टिका के जो मूलभूत सदिश होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके साथ में अभाज्य कोष्टिका का आयतन क्या होता है वो। ठीक है, मैं इसको जस्ट एफसीसी पढ़ने के बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से आपको क्लिप के थ्रू समझाऊंगा इस चीज को। तो हम बात करते हैं पहले एक बार एफसीसी के, ये जो भी और टर्म है इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कैसा होगा, वही क्यूबिक तो होना ही चाहिए, ये मस्ट है। तो ये हम लोगों ने क्या बनाया, क्यूबिक बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करते थे, चार सभी के सभी कॉर्नर के ऊपर क्या रखे हुए, एटम्स रखे हुए, साथ में जितने भी फेस है, जैसे ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, जैसे ये वाला फेस है, आप जिस भी कमरे में क्लास ले रहे हो, मानो उस कमरे की प्रत्येक दीवार के ऊपर एटम रखा हुआ है, साथ में फर्श है और जो छत है उसके ऊपर भी क्या रखा हुआ है, एक एटम रखा हुआ। तो उस केस में स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे जालक नियतांक क्या होगा। दूसरी चीज हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करें, वो भी काम की चीज है। इस बार क्या होगा कि ये जो एटम है बीच में, कहाँ पे, फेस पे, ये फेस का एटम, ये चारों एटम है, इनको क्या करेगा, टच करेगा। पर अभी भी ये निश्चित है कि ये एटम, जो चारों एटम है, वो चारों एटम आपस में टच नहीं करेंगे। यानी कि ये जस्ट ऊपर वाला व्यू दिखा रहा हूँ, ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये बीच का एटम। ठीक है, इसके चारों तरफ कितने एटम, 4 एटम, ये 4 एटम इसके चारों तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। काट दूं इसको मैं, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर, तो ये अपने पास में क्या आ गई, एक स्ट्रक्चर आ गई। ध्यान दो, ये ऊपर वाला व्यू दिखा रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी, ये भी डिस्टेंस ए, ये भी ए, ये भी ए। अब देखो, अब काम आ सकता है आपके, ये कितनी आर, ये कितनी 2r, और ये कितनी r, तो टोटल कितनी आ गई, ये वाली 4r आ गई। और ये कितनी a, ये कितनी a, तो पाइथागोरस थ्योरम से 4r स्क्वायर किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना लिखा जा सकता है, r के बराबर 4r इक्वल्स टू √2a। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, √2/4a आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से कितना, r इक्वल्स टू √2/4, कितना लिखूं, √2/4a, या मैं एक ही वैल्यू लिखूं तो a कितना लिख सकता हूं, 4√4/√2 r लिख सकता हूं। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन करूं तो 2 क्रॉस 2 कर दूं इसको। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लिखना चाह रहा हूं। a इक्वल्स टू कितना, 4/√2 r है, तो यहाँ से कितना लिखूं, इसको 2 × 2 कर दूं, अपॉन में √2 r, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2√2 r के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपकी, ये a इक्वल्स टू 2√2 r के इक्वल आएगा। क्लियर, ये हमारे पास में क्या आ गया, जालक नियतांक आ गया। अब हम बात करते हैं कि एकक कोष्टिका का आयतन कितना, वो एकक कोष्टिका क्यूबिक है तो a क्यूब होगा आयतन। अब एकक कोष्टिका में परमाणु, एक परमाणु का आयतन कितना, 4/3 πr क्यूब। कुल परमाणु कितने, काम की बात ये है, देखो प्रत्येक ऑर्डनल के ऊपर कितना एटम, एक एटम, एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1/8, टोटल एटम कितने, 8, तो टोटल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, एक कॉर्नर वाले एटम का। तो अब बात आई जो फेस के ऊपर पड़े। अब देखो फेस के जो भी हमारे पास में एटम है, उन एटम्स को आप क्लोज करके देखो, यानी कि वो एटम है, आप जैसे उस दीवार की बात करो जिस कमरे में आप हो, तो उस दीवार के बीचों बीच एक एटम है सपोज, तो वो एटम कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूशन करता है, एक तो आपके कमरे में कंट्रीब्यूट करता है, एक आपके जस्ट पास का जो उस दीवार से सटा हुआ कमरा है, यानी कि ये वाला हम लोग क्या कहें, ये वाला अपने पास में एक दीवार है, इस दीवार पे ये एक एटम रखा हुआ है, इधर भी कमरा है और इधर भी कमरा है, तो ये कितने पे कंट्रीब्यूट करता है, एक तो इस वाले में कंट्रीब्यूट करता है, एक इस वाले में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक एटम कंट्रीब्यूट कितनी जगह, 2, तो एक में कितना करेगा, 1/2, टोटल कितने यहाँ पे 6। ठीक है, 6 फेस है ना, तो टोटल कितने, 6 फेस पे कितना हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा 3,
ठीक है, तो ये फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना उसी सेल में 3 का, और इसका कितना कॉर्नर वाले का 1 का, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो अब इस बार वॉल्यूम कितना हो जाएगा किसी एफसीसी स्ट्रक्चर में 4×4/3 पाई आर क्यूब। वापस हमें क्या निकालना हो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे, अभी हम लोग सीख चुके हैं 4×4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन में कितना ए क्यूब। ए और आर के बीच में रिलेशन हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। इसकी वैल्यू हम लोग यदि पुटअप करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0.74 के इक्वल। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, 74% आएगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 74% के इक्वल आएगी। क्लियर। अब इसके बाद में हमें इसके समनव्य संख्या के बारे में देखना है। अब इसमें अभाज्य कोष्टिका बनेगी, उसका सदिश देखना है, अभाज्य कोष्टिका का आयतन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समनव्य संख्या। देखो समनव्य संख्या की बात करें, किसी एक एटम को लो, जैसे मैंने क्या किया, एक बार वापस से बना लेता हूं ये वाला स्ट्रक्चर। ये वापस से हम लोगों ने बना लिया, ये कॉर्नर पे एटम है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सबके फेस पे। अब देखो, जैसे मान लो मैं इस एटम को लेके चलता हूं, तो ये एटम कितने एटम के साथ में सबसे इसके नजदीक एटम कितने हैं, देखो आप, एक एटम तो ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। बात क्लियर। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, जस्ट इसके ऊपर 4 एटम होंगे, ठीक है। जस्ट इसके अलावा हमारे पास में इसके आसपास में ये एटम कितने होंगे, 4 एटम होंगे। तो टोटल मिला के कितने एटम हो जाएंगे, इसमें 12 एटम हो जाएंगे, ठीक है। तो समनव्य संख्या कितनी हो जाएगी, 12 है। थोड़ा सा वापस से समझते हैं, हमारे पास में क्या है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें आप। ये एक सेल है, ठीक है, यूनिट सेल। कितने एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो कॉर्नर पे, ठीक है, बाकी फेस पे 6। मैं ऊपर वाले एक फेस की बात कर लेता हूँ। ये इन एटम से कितने डिस्टेंस पे, पहले ये सोचते हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितनी ए, ये टोटल डिस्टेंस कितनी ए, ये वाली कितनी निकलेगी, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से √2a निकल जाएगी। तो ये देखो बीचों बीच में पड़ा है ना इसके, तो इसका कितना हो जाएगा, ये बीच में रहेगा, तो √2a/2, तो कितना a/√2। कहने का मतलब ये एटम इससे a/√2 डिस्टेंस पे, इससे भी a/√2 डिस्टेंस पे, इससे भी a/√2 डिस्टेंस है, और ये इससे भी कितने पे, a/√2 डिस्टेंस पे है। अब मैं जस्ट इसके नीचे वाले एटम की बात करूं, इस फेस के ऊपर जो एटम पड़ा है उसकी बात करूं, देखो ये वाला फेस के ऊपर एटम पड़ा, बीचों बीच पड़ा है ना, तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी, बीचों बीच की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितनी, a/2। या चलो इसको अलग से देख लेता हूँ, ये बनाता हूँ, ये बीचों बीच पड़ा है, ठीक है। तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो ये डिस्टेंस कितनी, a/2। ये भी डिस्टेंस कितनी, a/2 डिस्टेंस हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या। तो अब वापस यहाँ पे आओ, तो ये डिस्टेंस कितनी, a/2, ये डिस्टेंस भी कितनी, a/2। अब इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये a²/4 प्लस a²/4, तो टोटल कितना, a²/2, तो कितना आ जाएगा, a/√2। कहने का मतलब इस एटम से जितनी डिस्टेंस इन चारों एटम्स की, उतनी डिस्टेंस इस एटम की है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला एटम होगा। और समनव्य संख्या का मतलब यही है कि किसी एटम के सबसे पास में जितने एटम्स होते हैं उन एटम्स की संख्या क्या होती है, समनव्य संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 एटम तो ये हो गए, इसके अलावा ये हो गया। अब इसके जस्ट इस फेस पे था वो भी है, जस्ट इसके इस फेस पे था वो भी है, जस्ट इसके इस फेस पे था ये भी है, तो 8। जस्ट इसके ऊपर, जैसे इस डायग्राम में बात करूं, ये एटम, इस एटम के 4 तो ये वाले हो गए, 4 के अलावा 4 ऊपर वाले के, ये जो 4 फेस पे ना ये वाले, ये 1, ये 2, 3, ये 4, जस्ट इसके नीचे वाले 4, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। अब हमें इसकी किसके बात करनी है, अभाज्य कोष्टिका के सदिश की बात करनी है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको 3D में समझते हैं, उसके बाद में करते हैं। देखिए तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, थोड़ा ध्यान से देखो। इसको काट देते हैं, एक यूनिट सेल बना लेते हैं। थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में देखना कैसे बन रही है। तो ये कितने एटम हो गए, एक एटम तो ये हो गए, ये सारे एटम मिलकर टोटल कितने एटम बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये जो लाइटिंग कर रहे हैं वो वाले एटम मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास यहाँ पे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर।
पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में चल रहा है। ये एक स्ट्रक्चर बन गई अपने पास में। और थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको दिखा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? सोडियम क्लोराइड की हो जाएगी। एक बार वापस से देखते हैं। FCC के बारे में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। कंप्लीटली 3D पिक्चर में देख रहे हैं। किसी एटम के सबसे नज़दीक कितने एटम हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? FCC की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एक कितने में कंट्रीब्यूट करता है? फेस वाला 2 में कंट्रीब्यूट करता है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी कट होने के बाद में। ये खोखले दिखा रखे हैं, वैसे खोखले वोखले नहीं है। ये एक एटम का कंट्रीब्यूशन, ये कितने का? 2 का। इससे क्या बन जाएगा? 3। और ये टोटल कितने का कंट्रीब्यूशन बन जाएगा? 4 का कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब बात करते हैं परमिटिव सेल की। किसके लिए? BCC के लिए। देखो, BCC के लिए परमिटिव सेल बनानी है, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनानी है कि केवल और केवल कितने एटम का कंट्रीब्यूशन हो? 2 का। वैसे देखें तो जो यूनिट सेल है किसकी? BCC की, उसमें तो कितने का है? 2 एटम का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब वो यूनिट सेल किसका काम नहीं कर सकती? परमिटिव सेल का काम नहीं कर सकती। इसलिए स्ट्रक्चर अलग तरीके से हमें बनानी पड़ेगी। ये देखो, मैं जो कर्सर चला रहा हूँ उसको देखिए। यहाँ पे अपने पास में 3 क्या है? 3 BCC है। हम लोग अब कुछ पॉइंट बनाते हैं। जो भी BCC का, इसका मतलब बेस के ऊपर जो भी सेंटर है उसके ऊपर एटम्स पड़े हैं। तो तीनों में 3 एटम पड़े हैं। कहाँ पे? सेंटर पे। ये मैंने 3 एक्सिस बना ली, एक एक्सिस बना ली, एक वाई एक्सिस बना ली, एक जेड एक्सिस बना ली। और मैंने क्या किया? जो ये ओरिजिन माना, इस ओरिजिन से यहाँ पे एक एक्सिस, एक पॉइंट खींचा, एक यहाँ पे पॉइंट खींचा और एक यहाँ पे पॉइंट खींचा। ठीक है, तो ये एक को मैंने A मान लिया, एक को B मान लिया, एक को C मान लिया। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ये इसको A न मान के इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप किसी को भी A डिफाइन करो, किसी को B डिफाइन करो, किसी को C डिफाइन करो। एक ये तो सिंपल XYZ एक्सिस थी जो रेड लाइन से शो हो रही है, जो येलो लाइन से शो हो रही है पीले वाला लाइन से, वो हमारे पास में क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। किसके लिए? जो हम परमिटिव सेल बना रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब हम क्या करें? इन तीनों एक्सिस जो हमारे पास में A, B और C है, इन तीनों एक्सिस को के आधार पे एक क्यूब बनाएं। तो उस केस में वो क्यूब किसका काम करेगा? परमिटिव सेल का काम करेगा, यानी कि उसके अंदर कितने एटम रहेंगे? केवल और केवल एक एटम रहेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने मेरे हिसाब से देख लिया होगा। अब इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं। ठीक है, थोड़े मैथमेटिक्स करें। देखो, हम लोगों ने डायग्राम पढ़ा था, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा डायग्राम। एक डायग्राम अपने पास कौन सा था? सबसे पहले एक डायग्राम ये बना लेते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने वाला है। पिक्चर थोड़ी सी 3D इसलिए समझ में आने की संभावनाएं कम रहती है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। एक डायग्राम मैं ये बना लेता हूँ। आप कैसे भी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है कितने एटम का होना चाहिए? टोटल में 1 का होना चाहिए। एक जस्ट इसके नीचे बना लेता हूँ। ठीक है,
तो ये हमारे पास में एक ही आ जाएगी। क्लियर। अब देखो ये मैंने सेंटर माना, ठीक है। एक मैंने पॉइंट यहाँ वाला, ये यहाँ फेस पे नहीं है, बीचों बीच है, ये वाला एक और एक ये वाला, मैंने तीनों पे क्या खींच दिए, 3 लाइन खींच दी है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर दूं किसी से, ए से, बी से, सी से, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो उससे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी कुछ किसी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ओ है, ये बी है और ये सी। अब इस एक के कोऑर्डिनेट देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने क्या लिया था, ये मैंने सपोज क्या लिया, एक्स एक्सिस लिया, ये सपोज मैंने वाई एक्सिस लिया, और ये सपोज मैंने क्या लिया, जेड एक्सिस लिया। अब देखिए इस एटम के बारे में, ठीक है। इस एटम के बारे में आप लोग देखोगे तो इस केस में ये वाला एटम, अब अज्यूम कीजिए कमरे के बीचों बीच ये एटम पड़ा है, ठीक है। बीचों बीच एटम ये पड़ा है, तो बीचों बीच का मतलब ये a/2 डिस्टेंस पे पड़ा है, ठीक है। ये सेंटर है, इस सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस है, ये ऊपर वाली, केवल मैं किसकी बात करूं, एक्स एक्सिस की, ये कितनी डिस्टेंस है, ये जैसे ऐसे करूं तो ये कितनी a/2, ठीक है। और ये और यहाँ पे डैश डैश डैश, और ये y में भी कितनी डिस्टेंस पे पड़ा है, a/2 डिस्टेंस पे पड़ा है। और z में कितने में पड़ा है, z में भी देखो ये z है, और ये नीचे की तरफ कितनी डिस्टेंस पे पड़ा है, a/2 पे। तो a/2 अक्ष में पड़ा है, a/2 y में पड़ा है, a/2 z में पड़ा है। आप अज्यूम कीजिए, जैसे मान लो मेरे पास में इस जगह कोई एटम है, ठीक है। ये वाला मेरे पास में कोई एक एटम है, इस पेन का नोक है, इसको मान लो कोई एक एटम है, तो ये सपोज बीचों बीच पड़ा है, तो इससे ये नीचे वाली डिस्टेंस है वो कितनी, ये इतनी सी a/2। इधर मान लो ये वाला लास्ट कॉर्नर है, तो इधर भी a/2, और हम z के लिए वो z भी कितनी, a/2, ये वाली z की हो जाएगी, ठीक है। वापस इस डायग्राम से आप समझिए, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। इसका जो भी सेंटर है, आप कमरे का कोई भी एक कोना है उसको सेंटर लो, उस सेंटर से पास में आप क्या बनाओ, 2 कमरे और अज्यूम करो उस कमरे के, और उसके उन जो भी सेंटर लिया आपने, उस सेंटर से तीनों कमरों के जो भी सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आपने एक कॉर्नर को क्या बनाया, किसी एक कमरे को लिया, उस कमरे को आपने क्या बनाया, कमरे का एक कॉर्नर लिया, उसको सेंटर बना लिया। अब कमरे का खुद का भी तो कोई सेंटर है, मैंने कमरे का जो कॉर्नर लिया उसको तो मैंने ओ मान लिया। अब इस ओ से आप क्या खींचो, लाइनें खींचो 3, किस पे, जो 3 कमरे लिए ना उन तीनों कमरों पे। और लाइनें कहाँ पे खींचनी है, जो कमरे का जो सेंटर पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, कमरे का मध्य भाग है, ठीक है। वहां को एक पॉइंट को एक मान लो, दूसरे कमरे को बी मान लो, तीसरे कमरे वाले को सी मान लो, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, तीनों एक्सिस के, एक्स वाई जेड एक्सिस के, मेरे हिसाब से इतना आप समझ गए होंगे, a/2 a/2 और a/2 आएगा, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ ये प्लस का होगा माइनस का होगा, तो उसकी बात करें तो देखो ये ओरिजिन, ठीक है। अब ये ओरिजिन, तो ये देखो ये प्लस एक्सिस, ये वाला पूरा का पूरा किसमें, प्लस एक्सिस में, ये इतना सा है तो 0 से a/2 में आया, ठीक है। इधर मैं y में गया तो इधर y में कितना, ये 0 से a/2 में गया। अब z में आया तो 0 से a/2 में आया ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये तो किस में आ गया, z माइनस में आ गया, तो ये k केप माइनस का, j केप प्लस का और i केप प्लस का, ठीक है। इस ऊपर वाले को और समझते, इस वाले को लेता हूँ, ठीक है। इस वाले को लेते हैं, तो इस वाले के अंदर देखो, एक तो ये वाला बीच वाला पॉइंट है, अब बीच वाले पॉइंट से एक तो ये वाला पॉइंट डाल दूं, एक इस फेस के ऊपर डाल दूं, और एक जस्ट सामने आएगा ये वाला, इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस देखो कितनी, a/2, ये डिस्टेंस भी कितनी, a/2, जस्ट सामने भी कितनी, a/2, डिस्टेंस तो तीनों अभी भी कितनी है, a/2 ही है, ठीक है। अब प्लस माइनस का देखें, अब देखो z वाले में किस में, प्लस में, y वाले में किस में, प्लस में, तो k केप और ये j केप प्लस का। अब i वाले को देखो ये ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस पीछे की तरफ बढ़ रही है ना, ठीक है। इसका मतलब ये पीछे की तरफ है क्यूब, इसका मतलब ये i किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो इस प्रकार से मैं जो तीनों कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो कितने लिख सकता हूं, एक को a मान सकता हूं, एक को b मान सकता हूं, एक को कितना मान सकता हूं, c मान सकता हूं। तो सभी में a/2 आएगा, तो कॉमन ले लेता हूं, तो एक मेरे पास आ जाएगा -i + j + k मान लूँ। दूसरा कितना आ जाएगा, a/2 i - j + k आ जाएगा, और तीसरा कितना आ जाएगा, i + j - k आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अब इनसे मुझे क्या निकालनी हो, क्या निकालूं, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। तो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन कितना होता है, a.b × c, ये वाली सब वैल्यू पुटअप करूंगा, तो उस केस में मेरे पास में अभाज्य कोष्ठिका का आयतन आएगा a³/2 आएगा। ये बात तो किसकी हुई, BCC की हुई। अब बात करते हैं FCC की। FCC में परमिटिव सेल किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं।
अब बात करते हैं एफसीसी की, परमिटिव फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ एफसीसी। बात करते हैं, हम लोगों ने ये 3 एक्सिस बना ली, एक को एक्स एक्सिस मान लेंगे, एक वाई मान लेंगे, एक जेड मान लेंगे। हमें क्या बनाना है, कुछ इस तरीके से एक हमें क्यूब बनाना है इसमें, ताकि वहां पे उस क्यूब में केवल और केवल कितने एटम का कंट्रीब्यूशन हो, 1 का ही। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये वाला ले लेते हैं, यहाँ वाले में हम लोग देख चुके हैं एफसीसी के लिए कितने एटम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 4 एटम का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसलिए ये परमिटिव शेल नहीं हो सकता। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, परमिटिव शेल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करें, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं कि केवल और केवल कितने एटम का कंट्रीब्यूशन हो। तो देखिए किस तरीके से बनेगी स्ट्रक्चर। ये हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हम लोगों ने एक ए लिया, ये वाला बी लिया और ये वाला सी लिया। ये ए बी सी में क्या ले रहा हूँ, यहाँ ओरिजिन ले रहा हूँ। इस ओरिजिन से इस फेस का जो सेंटर था, जो पार्टिकल था या एटम था, उसके ऊपर एक लाइन खींची, इस वाले फेस के एटम पे लाइन खींची और इधर जस्ट पीछे वाले फेस के एटम पे लाइन खींची, और हम लोगों ने 3 एक्सिस बना दी, एक ए एक्सिस, एक बी एक्सिस और एक सी एक्सिस, और इन तीनों से हमने क्या बनाया, ये क्यूब बनाया। बात समझ में आ रही है? अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर चुके हैं, एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने उस क्लिप में देखा कैसा था, टफ नहीं है, इजी पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, ये था, सभी कॉर्नर के ऊपर एटम पड़े थे। ठीक है, इधर फेसेस के ऊपर एटम पड़े थे, पीछे वाले पे, इस पे। अब देखो, इसको मैं ओरिजिन मान लूं, इससे एक लाइन खींच दूं इधर, एक लाइन खींच दूं इधर और एक लाइन खींच दूं इधर। क्लियर, बात समझ में आई? तो हम 3 लाइन खींच दें। सबसे पहले इस वाली लाइन को ले, ये ओ, सपोज ये ए, और ये वाला सपोज बी, और ये वाला सपोज सी। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ये मैं सपोज एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये सपोज वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ये सपोज कितने मान लेता हूँ, जेड एक्सिस। तो मैं सबसे पहले नीचे वाले को लेता हूँ, ये वाई एक्सिस और ये वाली कौन सी, एक्स एक्सिस। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो मैं 3D बना रहा था इसलिए लिख रहा था। एक्चुअल में एंगल कितने का है, दिखने में ऐसे लग रहा है कि 90 का नहीं है, बट एक्चुअल में एंगल कितने का है, 90 का। ये तो ये कितनी, एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ मैंने पॉइंट लिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा बना देता हूँ। ये एटम, ये ओ बिंदु था, ये वाला एटम कौन सा था, ए था, ये 4 एटम थे। ये डिस्टेंस मुझे देखनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे देखनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी बीचों बीच, वही सेम तरीका, ये वाला बीचों बीच, तो कितना, ये a/2, ये वाला भी कितना, a/2। तो ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, a/2 और a/2। अब प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, उसकी बात करें तो ये ओरिजिन से प्लस की तरफ ही जा रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाई वाला कौन सा आएगा, प्लस का, तो प्लस का जे केप। ठीक है, अब रही बात अक्स वाले की, तो ये ओरिजिन से अक्स की इधर जा रही है वाला पॉइंट, तो ये वाला क्या, प्लस का, ये तो कितना जाएगा, ये आई केप। तो कुल मिला के हमारे पास में कितना जाएगा, a/2 आई प्लस जे आ जाएगा एक तो। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग किसकी बात करें, हम बात करें वाई डायरेक्शन के अंदर या बी की बात कर लें। ठीक है, एक को हमने कितना कोऑर्डिनेट मान लिया, ए मान लिया, दूसरे को कितना मान लिया, बी मान लिया, और तीसरे को कितना मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। बात क्लियर हो गई होगी? तो हम हमारे पास में कितने आ गए, 3। जैसे मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। जैसे हम लोगों ने इसके लिए निकाला नीचे वाले के लिए, ठीक उसी प्रकार से इसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसके लिए निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में टोटल कितने आएंगे, जैसे ए आएगा a/2 आई प्लस जे। ठीक है, बी आएगा a/2 जे प्लस के, और सी आएगा a/2 आई प्लस के। ठीक है, क्लियर? आप ए बी सी किसी दूसरे को मान सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ इस तरीके से आएंगे। ए में कौन, a/2 आई प्लस जे, बी में a/2 जे प्लस के, सी में a/2। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस के। ठीक है, इसके साथ अपना 20 SC 20 CC और FCC कंप्लीट होता है। एक टॉपिक और है HCP। ठीक है, HCP के बारे में थोड़ी सी और हम लोग जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो, षटकोणीय संकुलित संरचना भी बोलते हैं HCP को। कौन सी संरचना बोलेंगे, षटकोणीय संकुलित संरचना भी बोलेंगे। कुछ इस तरीके से होती है, षटकोणीय है तो हमें डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, क्या होता है, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ भी एटम होगा, यहाँ 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 सारे जगह एटम होगा, और एक बीच में भी एटम होगा। क्लियर बात? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। फिर क्या होगा, ऐसा ही शेप कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा ही शेप होगा कोई।
ये वाला हम लोग कह सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ भी एटम होगा, यहाँ एटम, यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा, ठीक है। साथ में इसके बीच में 3 एटम होंगे। बीच में कहाँ पे, ये जो ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस बनाया ना, इसके बीचों बीच 3 एटम हो होंगे और ये 3 एटम हो गए। स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी कुछ, ये तीनों एटम एक दूसरे के क्या है, पहली बात तो टच में है। साथ में ये तीनों एटम से ये जो सारे के सारे एटम है नीचे वाले, ये भी किस में रहेंगे, टच में रहेंगे, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समनव्य संख्या की। तो समनव्य संख्या कितनी आएगी उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इस वाले एटम को मैं काम में लूँ समनव्य संख्या निकालने के लिए, तो 1 2 3 4 5 और 6 एटम। तो ये जस्ट इसके ऊपर हमारे पास में कितने एटम रहेंगे, 6 एटम और रहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो समझ सकते हैं यहां से इस चीज को कि कितने एटम रहेंगे, ठीक है। ये कितने, ये तो 6, तो ये और 6 और किस तरीके से आएंगे, टोटल इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है। मैं समझाता हूँ इस चीज को आपको कि इस वाले स्ट्रक्चर को मैं जैसे ये वाला लूँ, मैं नीचे की तरफ और इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये नीचे की तरफ हम लोगों ने इसको और बढ़ा दिया, क्लियर किया जा सकता है इसे। ये हम लोगों ने इसको नीचे की तरफ और बढ़ा दिया। अब देखो इस वाले में कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे, 1 एटम यहाँ पे। अब सोचिए ये 1 एटम कितने एटम के साथ, 1 2 3 4 5 6 के साथ, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस 3 ये वाले और ये 3 ये वाले। तो टोटल एटम के साथ कितने का कंट्रीब्यूशन, टोटल एटम का कितना का हो जाएगा, 12 है। कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे वो वाला कंट्रीब्यूशन मैं समझना, मैं तो यहाँ पे इस चीज को समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो एटम है, ये एटम अपने सबसे नजदीक और कितने एटम से गिरा हुआ है। तो ये एटम 6, तो इन एटम से गिरा हुआ है 3 ऊपर और 3 ये ऊपर। तो टोटल कितने एटम से गिरा हुआ है, 12। यानी इनका जो समनव्य संख्या है वो किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। इसके बाद में हम लोग जालक नियतांक की बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के कॉम्प्लेक्स पड़ेगा इसमें जालक नियतांक निकालना, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से जालक नियतांक निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग रफ नोटबुक निकालो एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। देखो स्ट्रक्चर को ड्रॉ किस तरीके से करना है आप वो चीज समझिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 एटम लेने हैं। जैसे ये 3 एटम लिए, अज्यूम कीजिए कि मैंने क्या लिए, 3 एटम ले लिए, ये वाले 3 एटम ले लिए। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर 1 एटम रखना है, रख दिया। अब इसके चारों तरफ क्या रखने हैं, 6 एटम और रखने हैं। कितने एटम रखने हैं, 6 एटम। कुछ इस तरीके से ये अपने पास में 6 एटम के लिए स्ट्रक्चर, ये एक बीच में एटम। अब इसके चारों तरफ कितने एटम रखने हैं, 6 एटम रखने हैं। एटम कुछ इस तरीके से रखने हैं कि ये सभी के सभी एक दूसरे को टच करें। बात क्लियर हो रही है। ये सारे के सारे एटम हैं वो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, टच करने चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ एटम्स को रखना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या करना है, कुछ इस तरीके से एटम्स को हमें रखना है कि सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को टच करें, ठीक है। अब ये जो एटम्स रखे, ये मान लो जो सपोज है नीचे वाला फेस है, अब इसके जस्ट ऊपर ये 3 एटम रख दिए मैंने, यहाँ ये 3 एटम रख दिए इस तरीके से, ठीक है। अब जस्ट इसके ऊपर और मैं वापस ये इस तरीके का जो 7 एटम का है, ये 6 तो कॉर्नर वाले, एक बीच वाला, इनका फेस और रख दूंगा। तो कुल मिला के मेरे पास ये कैसी संरचना बन जाएगी, कुछ इस तरीके की संरचना बन जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर में आप थोड़ा खुद सोच के देखिए, क्या ये जो ऊपर वाला फेस यानी ये वाला फेस है और ये वाला फेस एक दूसरे से टच करेंगे क्या, ये टच नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ गए, ये 3 एटम आ गए जो एक दूसरे को टच नहीं करने देंगे। बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब ये बीच वाले एटम 3 है, वो ऊपर वाले एटम से भी टच करेंगे, नीचे वाले एटम से भी टच करेंगे, पर ये वाला एटम इससे टच नहीं करेगा, ये वाला एटम इससे टच नहीं करेगा। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए 3 एक्सिस बनाते हैं और उसके बाद में थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेशन होगी उसके बारे में देखते हैं। हमारे पास में स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा सा इसका आपको डायग्राम बना के बताता हूँ किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो मेरे पास एक ये डायग्राम है, ठीक है, हेक्सागोनल है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक एक्स एक्सिस, ये वाली मेरे पास में कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाली मेरे पास में कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये वाली मेरे पास में कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है,
बात क्लियर हो रही है? देखो इसको मैंने बी मान रखा है, इसको ए मान रखा है, इसको सी मान रखा है, ये अभाज्य कोष्ठिका के हैं। बस इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये वाला एटम, यहाँ वाला एटम और ये एटम एक दूसरे के टच है क्या? ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे के टच है क्या? साथ में ये जो यहाँ एटम पड़ा है वो एटम बीच में एटम होगा, उसके तो टच होगा, साथ में इस ऊपर वाले एटम के भी वो क्या होगा? टच होगा। ठीक है, पर डायरेक्ट ये जैसे मान लो यह वाला एटम है, यहाँ वाला एटम इस वाले एटम के साथ डायरेक्ट टच में नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं किस तरीके से। देखिए मैं सबसे पहले वापस से क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं। कुछ इस तरीके से, बीच में एक एटम है, सारे के सारे एटम से क्या करेगा? टच करेगा। जैसे बने टच करके दिखा दो, थोड़ा सा शेप बिगड़ा हुआ बनाया मैंने, टच करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये कितनी ए, ये भी कितनी होगी ए, ये भी कितनी है ए, ये लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये भी कितनी है, ये सब क्या है, ये जो भी लाइनें हैं ये सारी कितनी की है? एक की है। अब देखो इस एक लाइन को उठा के देता हूं साइड में, दोनों एटम टच कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी, इसकी ये लाइन ले रहा हूं, टोटल डिस्टेंस कितनी ए, प्रत्येक एटम की रेडियस कितनी आर, तो ए किसके इक्वल हो गया? पहली चीज ए किसके इक्वल हो जाएगा? 2 आर के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो यहां से एक क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज देखो, ये वाला एटम है, इस वाले एटम का ये सेंटर, इस वाले का एटम का सेंटर, ये डिस्टेंस, ये दोनों एटम भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो ये टोटल कितनी हो गई? 2r। अब इसमें आ जाओ, ये डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस आर, तो ये भी कितनी हो गई? 2r। कहने का मतलब ये हुआ क्या? 2r किसके इक्वल? ए के इक्वल। तो इसका मतलब ये भी ए, ये भी कितना? ए। मैं वापस से इसको सेपरेट और बना लेता हूं ताकि आपकी और अच्छे से समझ में आए ये चीज। ये पॉइंट बना देता हूं, इस बार एटम नहीं बनाता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए। ठीक है, ये भी सब कितनी है? ए ही है। बाकी को और को देखूंगा तो भी सारी डिस्टेंस कितनी मिलेंगी मुझे? ये सब ए ही मिलेंगी। कैलकुलेशन कर करके देखूंगा तो जैसे मैंने इसको समझा उसी हिसाब से हम लोग और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में इस जो सरफेस है, सरफेस का मैं एरिया निकाल सकता हूं क्या? मेरे पास में ये डिस्टेंस है, किस तरीके से निकालूं मैं? एरिया क्यों निकालना चाह रहा हूं? क्योंकि मुझे एक्चुअल में आयतन निकालना है, इसलिए मैं एरिया निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज हो गए अपने पास में टोटल। ठीक है, कितने ट्राइंगल हो गए? 6 ट्राइंगल हो गए। हम जानते हैं कि ये वाला एक ट्राइंगल उठाएं, ये ओ मान लेता हूं, ये ए मान लेता हूं, ये वाला बी मान लेता हूं, तो मेरे पास में कितना? ये ए बी सी, सभी के सभी भुजाएं कैसी है? सेम है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होता है उसको काम में ले सकते हो, या क्या कर सकते हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो। ये डिस्टेंस ए, तो ये डिस्टेंस कितनी? a/2। और ये डिस्टेंस कितनी है? कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी है? ए डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही होगी? तो ये डिस्टेंस कितनी? ए, ये डिस्टेंस कितनी? a/2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय काम में ले लो, a² - a² - a²/4, तो कितना? 3a²/4। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √3/2। तो एक इस रेक्टेंगल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 1/2 गुणा आधार, आधार कितना? a/2 गुणा ऊंचाई कितना? √3/2 a। बात समझ में आ रही है? तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ऐसे कितने त्रिभुज? यहाँ पे इस वाले के अंदर 2 त्रिभुज, तो गुणा 2 कर देता हूँ। ठीक है, टोटल 1 का आ गया। और इस ये संभव त्रिभुज ऐसे कितने? यहाँ पे देखो, एक ये और एक ये, टोटल कितने? 6। तो 6 से गुणा और कर देता हूँ। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? इस टोटल सरफेस का क्षेत्रफल इतना निकाल सकते हैं। ये वाला क्षेत्रफल किसका आ गया? इस सरफेस का क्षेत्रफल आ गया। तो 2 से 2 कटेगा, यहां से 2 से 2 कटेगा, तो कितना? 3√3 a²/2 आ जाएगा। क्लियर? ये क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया किसका? इस सरफेस का। मुझे तो आयतन निकालना है,
तो मैं क्या करता हूँ, वापस से हम डायग्राम के अंदर आए। डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से डायग्राम था अपना। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम था, ये हम लोगों ने सेंटर मान रखा था, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। देखो ये डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी है, ए है, परंतु ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इसको मैं कितना मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ को सीखा भी है फर्स्ट लेक्चर में, ए बराबर तो बी होते हैं पर नॉट इक्वल टू कितना होता है, सी होता है। अभी हम लोग एस सी बी सी और एफ सी, बी सी सी और एफ सी सी में क्या पढ़ रहे थे, सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे थे, इसलिए ए बराबर बी बराबर सी था। पर यहाँ पे ए बराबर बी है परंतु नॉट इक्वल टू सी, साथ में एल्फा बराबर बीटा कितना है, इसके अंदर 90 डिग्री है परंतु गामा कैसा है, 120 डिग्री है। ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलोगे, ठीक है। तो मुझे इस सी का मान निकालना है, इस ऊंचाई का मान निकालना, और किसके पदों में निकालना है, ये चीज काम की है। किसके पदों में निकालना है, मुझे ए के पदों में निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा ये वाला। अब देखो वापस इस डायग्राम में आता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में कितने पॉइंट है, 0 O A B C, तो इसको अलग से सेपरेट बना लेता हूँ। इस डायग्राम को बना रहा हूँ मैं, तो मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाया, ये O, ये A, ये B, ठीक है। ये डिस्टेंस भी A है, ये भी A है, ये भी A है। मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ये C नाम दे दिया। C नहीं दे, चलो D दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। C को हम लोगों ने हाइट मान रखा है। ये टोटल कितना, 360 डिग्री होता है ना टोटल इसके अंदर, ये 360 डिग्री होता है। 6 है इससे, तो कितना हो गया, 1 का 60 हो गया, तो कितना हो गया ये 60, तो इस इतने से भाग का कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कोस 30, तो कोस 30 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से कोस 30 का मान आ जाएगा ये OD अपॉन ए, ये होता है आधार बटा करण। तो यहाँ से OD का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 ए। बात समझ में आ रही है। तो ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ गई कितनी, √3/2 ए। अब सोचिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक षटकोणीय संरचना, वो कैसी संरचना है कि ये वाला हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, क्लियर, और ये एक बीच में एटम पड़ा है और इससे ये एटम्स कनेक्टेड है, ठीक है। ये एटम इससे कनेक्टेड है, जो भी सारे के एटम्स कनेक्टेड है। अब क्या है, जस्ट इसके ऊपर 3 एटम पड़े हैं। एक एटम सपोज मैंने यहां मान लिया, एक एटम सपोज मैंने यहां मान लिया, एक एटम सपोज मैंने यहां मान लिया, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर ऐसा फेस और है, इसका मतलब क्या हुआ, एक फेस ऐसा नीचे, एक फेस जस्ट इसके ऊपर, और इन दोनों फेस के बीचों बीच में 3 एटम पड़े। इसका मतलब ये हमारे पास में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, और थोड़ा सा सिंपल वे में बना के बताऊं मैं, या ये ले लेता हूं। तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस कितनी, C, तो ये बीचों बीच पड़ा है, ये जो 3 एटम पड़े हैं, तो वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये C/2 हो जाएगी। कुछ समझ में आया, तो उतना सा लिखा जा सकता है, कर सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इन एटम्स के टच की। तो ये एटम टच कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है, ये एटम टच कर रहा है, परंतु ध्यान दें ये जो एटम है, सपोज ये वाला एटम जस्ट इसके ऊपर दूसरा एटम नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पे ये डिस्टेंस है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा आगे की तरफ है, यानी कि एक एटम यहाँ पे तो दूसरा एटम यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से। तो हमें कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि वो जो बीच वाला पॉइंट था किसका, वो जो 3 एटम थे, उन 3 एटम में कोई एक एटम को, तो वहां पे कुछ इस तरीके से मैं एक लाइन खींच दूं, ठीक है। किससे, जो ओरिजिन था उससे लाइन खींच दूं, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं इसके ऊपर। ये कितने का है, 90 का। ये सपोज स्मॉल डी था, ये मैंने सपोज कितना मान लिया, कैपिटल डी मान लिया, और ये कितना मान लिया, अक्स मान लिया, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि ये मैंने अक्स माना यहाँ पे, ये अक्स इस OD को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। कितने अनुपात में, 2:1 में विभाजित करता है। तो O अक्स उस केस में कितना आएगा, उस केस में O अक्स मेरे पास ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, O अक्स मेरे पास आएगा कितना, टोटल कितना, 3, इसका इधर वाला भाग किसके इक्वल होता है, 2 के। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी, √3/2 ए।
इस डिस्टेंस का 2/3 भाग किधर है, ओ अक्ष की तरफ, 1/3 भाग कितना है, किधर है, अक्ष डी की तरफ। ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहां से मैं इसको काट पीट के लिखूं तो मेरे पास में कितना जाएगा, a/√3। ठीक है। अब हमारे पास ये वापस एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात कर ले। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी मुझे पता है किसके इक्वल है, a/√3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी, c/2, तो c/2 का होल स्क्वायर। और ये OD कितनी, देखो यहाँ वाला एटम इस वाले एटम से टच करेगा तो उस केस में किसके इक्वल हो जाएगी, a² की। हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये नीचे वाले 6 एटम है, ऊपर वाले एटम से टच करेंगे तो ऊपर वाले एटम प्रत्येक एटम से टच कर रहे हैं तो a²। तो यहाँ से हम लोग लिखें a² और c² के बीच में रिलेशन तो कितना, a²/3 माइनस a² इक्वल्स टू c²/4। तो यहाँ से कितना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स हम लोग, यहाँ पे माइनस ये प्लस, तो यहाँ कितना जाएगा, 2a²/3 इक्वल्स टू c²/4। c कितना जाएगा, 8/3 का रूट a। बात समझ में आई। यहाँ से c आ गए। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, आयतन निकालना चाह रहे हैं। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लिखा जा सकता है क्या। तो क्षेत्रफल हम लोगों ने अभी निकाला था कितना, 3√3/2 a² मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी, 8/3 का रूट a लिखा जा सकता है। तो उस केस में हमारे पास में कितना, ये 8 है, इस 8 को कितना, ये √3 से √3 कट जाएगा। ठीक। तो ये 3 यहाँ पे 8 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2√2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये √2 और ये कितना जाएगा, a³। तो इस प्रकार से हम लोग आयतन लिख सकते हैं इस हेक्सागोनल का कितना, 3√2a²। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, फिर आप लोगों की ये चीज समझ में आएगी। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, इसका ये जो षटकोणीय हमारे पास में एकक कोष्ठी का है, इसका आयतन निकाल लिया। बात क्लियर। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए थोड़ी और कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इसके लिए समन्वय संख्या पढ़ ली। तो जालक नियतांक हम लोगों ने देखा, इसके लिए कितना आएगा, a=2r आएगा। उसके बाद एकक कोष्ठिका का आयतन हम लोगों ने पढ़ लिया। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये चीज पढ़ते हैं। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, देखिए। पहले मैं वापस इसको ले लेता हूँ। क्लियर, कितने, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। ठीक है। मैं और बनाऊं इसके साइड में, ऐसे ही खूब सारी। ठीक, ये बन गया। अब मैं इस एटम की बात करूं तो ये एटम, ये देखो 2D में बना रहा हूं, अभी ध्यान देना इस चीज का, ये 2D में बना रहा हूं। तो ये एटम कितने के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये मान लो ये 3D में होता है तो ये कितने के साथ कंट्रीब्यूट करता, 6 के साथ कर लेता, क्योंकि ये 3D पिक्चर हो जाती तो इसके जस्ट नीचे और जस्ट इसके ऊपर भी आ जाते इस तरीके से 3। तो क्या हो जाता, ये तो 2D है, ये 3D होता तो क्या होता, 3 तो जस्ट नीचे वाले इस तरीके के, ये हेक्सागोनल जस्ट 3 इसके ऊपर, तब जाके क्लोज हो पाता। तो टोटल कितने के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 6 के साथ। तो एक एटम कितना भाग दे रहा है, 1/6। टोटल एटम है कैसे, ऐसे कॉर्नर वाले 6, तो ये वाले जस्ट 6 इसके नीचे वाले, तो टोटल कितने, 12 प्लस एक एटम बीच में पड़ा है। तो ये एटम कितने के साथ, कितने हेक्सागोनल के साथ क्लोज होगा, एक, ये जस्ट एक इसके ऊपर और रख दो तो क्लोज हो जाएगा। तो एक का कितने के साथ कंट्रीब्यूशन, 2 के साथ। टोटल कितने यहाँ पे से 2 है, प्लस बीचों बीच 3 पड़े हैं, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर परमाणु की संख्या वो किसके इक्वल होगी, 6 के बराबर। तो कुल परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, 6 × 4/3 पाई r³। और एकक कोष्ठिका का आयतन हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना, 3√2a³। और इसको, इससे क्या बोला जा सकता है, पैकिंग फ्रैक्शन बोला जा सकता है। ठीक। यदि यहां पर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें पुट अप करके, तो उस केस में हमारे पास में देखो ये r और a के बीच में रिलेशन पता है, a = किसके इक्वल है, 2r के इक्वल। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 74%, या जो वैल्यू आएगी वो 0.74 आ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार जो अभाज्य कोष्ठिका है, उस अभाज्य कोष्ठिका के लिए वैल्यूज आएंगी किसी HCP स्ट्रक्चर के लिए, वो किसके इक्वल आएंगी, जो a आएगा वो a आएगा √3/2 ai³ माइनस a/2 j³। b आएगा वो कितना आएगा, aj³। और c आएगा वो कितना आएगा, ck³। ठीक है। SC हमारे पास में
ये अभाज्य कोष्टिकाओं की जो भी सदिश है वो आएंगे। इनसे हम आयतन का मान निकालें तो क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट बी क्रॉस से लिखा जा सकता है। और सिंपल वेक्टर कैलकुलस है अपने पास में, और इससे जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, √2 ए क्यूब के इक्वल आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 4 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी। सारों में क्या किया, समन्वय संख्या का मान निकाला, जालक नियतांक का मान निकाला, उसके बाद में हम लोगों ने परमाणु की संख्या की वैल्यू निकाली, उसके बाद में हम लोगों ने यूनिट सेल के वॉल्यूम की वैल्यू निकाली, उसके बाद में हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला, संकुलन गुणांक, अभाज्य कोष्टिका के लिए जो भी मूलभूत सदिश है उनकी वैल्यू निकाली, और उसके लिए अभाज्य कोष्टिका उसके लिए हम लोगों ने आयतन का मान निकाला। थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, इसलिए टफ पड़ेगा क्योंकि 3D पिक्चर है। तो यदि आप लोगों के नहीं समझ में आता है तो मैं आप लोगों को और 3D पिक्चर इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए। यदि समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है।